आशुतोष का ये फेवरेट टॉपिक है। और देखिए आशुतोष, जरा बताइए, ये अमित शाह, योगी और गडकरी को भी 15% मिल रहा है, जबकि नितिन गडकरी अक्सर खरी खरी कहते हैं और कई बार विवादों में भी फंस जाते हैं। जैसे जोशी जी खरी खरी कहते हाँ, थे। और अक्सर चर्चा ये होती है कि नितिन गडकरी से नाराज हैं बीजेपी का आला कमान। तो ये 15% गडकरी का, 26 योगी का और 29 अमित शाह का, इस पर आपका क्या कहना है? जो नंबर 2 होता है उसकी एक ट्रेजेडी होती है, वो जिंदगी भर नंबर 2 ही रह जाता है। ये मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं, मेरी कोई टिप्पणी अमित शाह जी के ऊपर नहीं है। वो देश के बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है। अमित शाह जी को नरेंद्र मोदी की छाया से बाहर निकलना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी से अलग अपनी छवि अखिल भारतीय स्तर पर बनाई है, यह फर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, और नरेंद्र मोदी को भी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात छोड़ के बनारस आना पड़ा। तो ये एडेड एडवांटेज योगी के साथ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनकी सबसे ज्यादा रैली मीटिंग्स बुलाई जाती है। लेकिन चूंकि आपने आंकड़ों की बात की थी, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो मुझे ये आंकड़े परेशान करते, क्योंकि जब हम 41 और 43 के बीच की बात करते हैं, कुछ आंकड़े मैं भी आपको दे देता हूं, और वो आंकड़े वाकई में परेशान करेंगे। कि जब लोगों से यह पूछा गया कि आपकी जो सैलरी है हाउस होल्ड की, वो कितनी इंप्रूव कर सकती है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि 33% लोगों ने कहा कि हमारी सैलरी जो है घर की वो इंप्रूव नहीं, खराब होने वाली है। 33% लोगों ने कहा, और 22% लोग कह रहे हैं कि उनकी सैलरी बढ़ सकती, बेहतर हो सकती है। आंकड़ा नीचे यूं जा रहा। जब पूछा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में आपकी राय क्या है, 72% लोगों का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें 56% लोग कह रहे हैं वेरी सीरियस, बहुत गंभीर है। ये 56% लोगों का कहना है। गंभीर है ये 16% लोग कह रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में 72% लोग मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत खराब है। सरकार को लेकर परसेप्शन क्या है, कि जब सर पूछा गया कि जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को हो रहा है, तो 55% लोगों ने कहा कि बिग बिजनेसेस को फायदा हो रहा है। सिर्फ 6% लोगों ने कहा कि जो डेली दिहाड़ी मजदूर है उनको, स्मॉल बिजनेसेस को 9%, सैलरीड क्लास को 8%, फार्मर को 8%। मतलब सरकार के बारे में परसेप्शन यह है कि ये सिर्फ बिग बिजनेस, बड़े बिजनेस हाउसेस को ही इसकी आर्थिक नीतियां उसको फायदा पहुंचाती। और जो सबसे बड़ा डेटा है, जो पिछले 1 साल 1.5 साल में इंप्रूव बिल्कुल नहीं किया है, और जो सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए, जब यह पूछा गया कि हाउ वुड यू कंपेयर योर करंट डेली एक्सपेंसेस विद लास्ट ईयर, यानी पिछले साल की तुलना में आपका जो खर्च है आप उसको कैसे तुलना करेंगे, 62% लोग ये कह रहे हैं कि अब मैनेज करना मुश्किल हो गया है, हैज बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। 62% लोग कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो हमारी इनकम थी उसमें हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 8% लोग ये कह रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति पैदा हो गई। 57% लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमारी इनकम बेहतर हुई, लेकिन मैनेज अभी भी हम कर नहीं जा रहे। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े दरअसल चुनाव के दौरान ये आंकड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये आंकड़े वो नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई, ये प्राइस राइज इतना बढ़ गया। ये एक आम लोगों से पूछा गया कि भाई आपकी सैलरी पिछले साल की तुलना में घर चलाना आसान हुआ, मुश्किल हुआ, अगर इस पर कहीं अगर वोट पड़ गया। नहीं, लेकिन आशुतोष, इसी सर्वे में लोगों ने बाकी सवालों के जवाबों में नरेंद्र मोदी को थम्स अप दिखाया है ना। जहां उन्होंने ये सारी बातें की हैं, वहीं उन्होंने सबसे ज्यादा पीएम पद के लिए 52% मोदी को वोट दिया ना, 306 सीट दी ना, 43% वोट दिया। बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन जैसे बजट में होता है ना कि जो डेमन लाइज इन डिटेल्स, अगर जो आदमी ये कह रहा है कि भाई पिछले साल की तुलना में मुझे अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, मेरी इनकम घट गई है, और ऐसे कहने वालों की संख्या 70% है, तो ये तो चिंता का सबब होना ही चाहिए ना सरकार के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं सरकार जीतेगी हारेगी, वो एक अलग तरीके का सवाल है। 70% लोग कह रहे हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये जो डिटेलिंग है, 55% लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों का फायदा सिर्फ बिग बिजनेस हाउसेस के हो रहा है। तो जो बिग बिजनेस हाउसेस तो वोट देने नहीं जाते ना, वोट देने तो डेली वेजर जाता है, स्मॉल बिजनेस वाला जाता है, सैलरीड क्लास का जाता है, किसान जाता है। तो और 70 से 72% लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत खराब स्थिति है। मेरा कहना यह है
कि सरकार को इस पर चिंतित होना चाहिए। और ये देखिए, ये एक बड़ा स्वाभाविक होता है, जब भी कोई सरकार 10 साल तक सरकार में रहती है तो उसके खिलाफ एक स्वाभाविक सी एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोगों की अपेक्षाएं बीतते साल के साथ बढ़ती हैं और किसी भी सरकार के लिए उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना मुश्किल काम होता है। अच्छा मेरा आशु, मानना यह आशु है कि- इसी में, इसी सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी आप क्या मानते हैं, आपने हर्षवर्धन जी आंकड़ा देखा होगा, 21% लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 का बेहतर मैनेजमेंट, 21%। 13% लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, करप्शन यानी 13% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। और धारा 370 पर 12% लोग एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। इसका मतलब जो बाकी इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये डिसाइसिव देखिए, फैक्टर होंगे, बाकी इश्यूज पर भी लोग सरकार पर मोहर लगा रहे हैं। मानक दिक्कत क्या है कि कोविड पास्ट टेंस हो गया। कोविड जो है वो पास्ट टेंस, वो अतीत का हिस्सा है ना। मुझे तो रोज अपना घर चलाना है। अगर मैं मार्केट जाता हूं, मुझे सब्जी के दाम 200 रुपए किलो मिलते हैं, टिंडा अगर 150 रुपए किलो मिल रहा है, अगर प्याज के दाम कम बढ़ गए हैं, तो मुझे तो वो तो रोज की पिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पर बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना खतरे की घंटी बजेगी। जैसे जब लोगों से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या, तो 24% लोगों ने कहा कि प्राइस राइज, और 24% लोग कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो टॉप के सबसे बड़े प्रॉब्लम है लोगों के। तो अगर घर चलाने में अगर दिक्कत आ रही है तो ये लोगों को लगातार पीड़ा पहुंचाती है। ओके, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कभी बच्चे को दूध नहीं मिला, वो पीड़ा पहुंचाएगी। ओके, हाँ विनोद जी अभी मैं अपनी महंगाई के बारे वाइफ में के साथ गया हूं, मैं अगर कुछ महंगाई खरीद नहीं पाया तो मुझे तो पीड़ा ऊपर नीचे पहुंचती है। होती रहती है। हाँ। कभी ऊपर है कभी नीचे है। चुनाव के समय महंगाई किस हालत में होगी ये भी कहना मुश्किल है। अब जैसे टमाटर आ गया 50 रुपए पे, टमाटर आ गया, मान लो वोटिंग जिस दिन हो रही है उसमें टमाटर 400 फिर रुपए बढ़ किलो गया, हो, हाँ। अगर तब दिक्कत होगी। लेकिन महंगाई बड़ा अस्थिर मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि जिसका आसानी से जल्दी हल नहीं हो सकता। कि एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी सरकार के पास कि घुमाई और एकदम से सबको रोजगार मिल गया। वो एक स्थायी मुद्दा जरूर है। लेकिन महंगाई का मैं मानता हूं कि वो अस्थिर मुद्दा है कि अब जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, मुद्दा ही नहीं रह गया, ऐसा लग मुद्दा ही नहीं रह गया, सेटल हो गया। अब जो 4 बार दिल्ली आता था वो 2 बार आता है नोएडा से। मेरे जैसा आदमी जब जरूरत होती है तब जाते हैं, पहले रोज जाते थे। हर्षवर्धन जी क्या कहते हैं? लेकिन ये बात सही है आशुतोष की, अगर ये मुद्दे तब तक बने रहे इसी रूप में तब दिक्कत होगी। तो दिक्कत हो सकती है। ओके, एक सेकंड बस दीपक, हर्षवर्धन जी से कमेंट। निश्चित तौर पर महंगाई और बेरोजगारी ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर चुनाव के वक्त इसी तरह से आंकड़ों में आते हैं। मुझे तो हिस्टोरिकल डेटा याद है, कोई ऐसा चुनाव का सर्वे नहीं है जिसमें महंगाई और बेरोजगारी नंबर 1 नंबर 2 पे ना हो, कभी भी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके आधार पर चुनाव आज तक तय नहीं हुआ। हाँ, हम लोगों को जब 2014 में तय हुआ, नहीं तय हुआ, नहीं तय हुआ। महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार दोनों नारे थे। करप्शन, मैं अभी आ रहा हूं, महंगाई की मार मैं पूरा कर लेता हूं। नारेबाजी में दिखना और मुद्दा बनना, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था। 2014 का मुद्दा विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार था, कहीं सिर्फ कोई नहीं था, महंगाई सिर्फ नहीं, महंगाई मैं भी थी। कह रहा हूं, मुझे वो विज्ञापन याद है, वो बहुत हुई, लेडी बोलती थी मैं अपनी स्कूटर से चलने लगे, स्कूटर से भी जब बंद कर दिया साइकिल पे आ गए, उसका विज्ञापन आता था महिला का, गैस इतनी महंगी हो गई और लोग एकदम सुनते थे। महंगाई और लोग महंगाई टायन खाए जात है। हाँ। महंगाई ऐसा टायन नहीं, खाए महंगाई जात नहीं, है। और देखिए हर्षवर्धन जी, देखिए जब मैं पूरा कर लूं तो आप फिर करिए। मानक जी, पर इसमें ये जोड़ दूं बस मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब आप कहते हैं तो ये नहीं चल सकता है ना कि आप जब आपको बोलना है तो वो वाला मुद्दा याद आएगा। महंगाई और बेरोजगारी में कह रहा हूं कि आपको मैं चुनौती देता हूं और आपके लिए काम भी देता हूं मानक जी, और फिर से सबको बुलाइएगा। जब से आजाद भारत में चुनाव होना शुरू हुआ और जब से सर्वे होने शुरू हुए, उनके सबसे बड़े मुद्दे यही दोनों रहते हैं और हर सरकार के समय यह सबसे बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन एक तो विनोद जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ऊपर नीचे होता रहता है, और मेरा यह मानना है कि चुनाव के समय के मुद्दे बड़े स्पष्ट होते हैं। वो मुद्दे आपको अभी से दिखने लगेंगे। ओके, अब एक चीज मैं नहीं समझ पाया, मुझे लगता है कि इस पे मैं आशुतोष जी की गंभीर टिप्पणी थोड़ा सुनता तो मुझे अच्छा लगता। कोविड के समय लोगों की जान गई थी और मुझे याद है उस वक्त यही सारे लोग, हम ही सारे लोग विश्लेषण करते थे। हमको नहीं ध्यान में है कि आशुतोष जी ऐसी राय रखते थे कि नहीं, लेकिन मुझे तो उस वक्त सबको याद है, सब कहते थे कि मोदी सरकार चली जाएगी, और उसी वक्त उतने ही दुख के साथ जितना किसी के घर में कोई मर गया है, ऐसे ही हम सबको लगता था कि मेरे घर का कोई चला गया, और हम लोग ये बात करते थे। लेकिन आज सबको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो काम किया जो दुनिया में कोई सरकार नहीं कर पाई है, और अगर सबसे टॉप पे कोविड मैनेजमेंट है
इसका मतलब उनके घर के लोगों का जीवन बचाने में इस सरकार ने काम किया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब वो तीनों मुद्दे ऊपर से देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो चेहरा है ना, वो चेहरा काम कर रहा है। ओके। इसीलिए इतना बड़ा फासला है। ओके, दीपक झा, अब देखिए मानक। आशु, ओके, एक कमेंट आशुतोष बोलिए जल्दी। नहीं, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो कोविड का प्रश्न है वो अतीत का प्रश्न है। चुनाव में उस वक्त क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नहीं होता कि मनमोहन सिंह के जमाने में तो 2004 से लेकर 2011 तक जो अर्थव्यवस्था थी वो 8% 9% के आसपास चल रही थी। ये तो डेटा। लेकिन लोगों ने देखा कि 2011 के बाद किस तरीके से एक के बाद एक भयंकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और 2014 का जो चुनाव था वो मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार पे रेफरेंडम था। लोगों ने कहा कि अब आती हो गई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता का। उसमें महंगाई ने आके रोल प्ले किया। हाँ, सही कह। उसमें दूसरी चीजों को रोल प्ले किया। तो मेरा कहना यह है, हालांकि मैं उनका जो कोविड मैनेजमेंट उसमें मेरी अलग राय है, लेकिन अगर आप उसको उपलब्धि भी मानते हैं तो वो 2 साल पुरानी बात है। आज की तारीख में लोगों की स्थिति क्या है, उस वक्त सोच क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले पर ये सर्वे आज ही किया गया ना आशुतोष। आज ही के इस सर्वे में 21% लोगों ने कहा है कि सरकार की बड़ी आज की तारीख में सरकार के विरुद्ध कोई माहौल नहीं दिखता। ये सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं। मान लीजिए 3 महीने के बाद अगर मुझे ये लगने लगे कि मेरी आय बढ़ गई है, मेरा घर चलाना सुखद हो गया है, तो फिर परिस्थिति ठीक है। ओके, ऑलराइट, ओके, दीपक झा। और दीपक देखिए, जो अब ये बहस कर रहे हैं ना, इससे सवाल ये निकल रहा है, मैं आपकी तरफ छोड़ रहा हूं सवाल। 14 में जैसे विपक्ष में बीजेपी ने माहौल बना लिया था इन सारे मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, जो आप लगातार उठा तो रहे हैं, महिला अत्याचार, क्या आप इनको मुद्दा बना पाएंगे? आपके पास टाइम 7-8 महीने का है। देखिए, एक बड़े फिल्म स्टार हुआ करते थे, वो कहते थे आज पेट्रोल लाया हूं, गाड़ी पे छिड़क दूंगा और गाड़ी जल जाएगी, इतनी महंगाई हो गई है। भाजपा के सांसद लोग बैलगाड़ी पे जाना शुरू कर दिया था। हर्षवर्धन जी इसलिए नहीं बोलेंगे, इनको जुमला लगता है महंगाई, इसलिए बोले महंगाई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा था। तो भ्रष्टाचार कहीं सुप्रीम कोर्ट में कोल 2G कहीं साबित नहीं हो पाया, उस पर लोग चुप हो जाते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे भाजपा के नेता हो। दूसरी बात, कहते हैं मोदी अमित शाह जी बहुत कोयला घोटाले में तो कन्विक्शन हुआ है। सही बोलना चाहिए। कोयला सचिव तक हैं, पीएम से पूछने, मनमोहन सिंह जी से पूछताछ की इजाजत ली गई। अमित शाह जी बहुत अच्छा बोलना चाहिए। अमित शाह जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा बोलते हैं। मणिपुर पे चुप हो जाते हैं और संसद भवन के अंदर कलावती के ऊपर झूठ बोल जाते हैं। आपने देखा पूरे मणिपुर पर तो 1.5 घंटा बोले हैं संसद में। वो कहां बोले संसद? मोदी जी तो चुप है ना, मोदी जी चुप है। अमित शाह जी ने क्या कहा, जवाब दिया, कुछ किया वहां, गारंटी दिया, कुछ हुआ? बोलने से क्या होता है? तो यही जुमलेबाजी है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। मैंने वही कहा कि स्वर्ग को नर्क दिखा देना। मानक जी का जो सवाल है उस पर आओ कि क्या ये सारे मुद्दे ठीक है, क्या विपक्ष, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी उस तरह से इन सारे मुद्दों को 2024 अप्रैल मई तक बना पाएगी? पूरा देश इंडिया करेगा। अभी अगले महीने से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, पूरा देश इंडिया करेगा। भाजपा वाले बाहर भाग जाएंगे। खड़ा है गठजोड़ का मुद्दा क्रिकेट का इंडिया है, ये भी करेंगे इंडिया। अगर इंडिया नहीं बोल सकते, प्रेम शुक्ला, धिक्कार ऐसे लोगों पर। प्रेम शुक्ला